May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. Take your seat. Thank you, sir. कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने मास्क लगा रखा है, आपने भी लगा रखा है। जी और सर। सुरक्षित रहना हम लोगों का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। जी सर। और इसी वजह से कुर्सी भी आपकी 2 गज से अधिक दूरी पर रखी गई है। जी सर। लेकिन बातचीत करना मास्क पहन के अनईजी होता है, तो हम हटा देते हैं मास्क बातचीत करते समय, बाकी लोग पहने रहेंगे। ओके सर। अगर आप चाहें तो आप भी हटा सकते हैं। थैंक यू सर। किसी तरह की कोई असुरक्षा आप महसूस कर रहे हो? नो सर। आपसे भी हमें कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है? नो सर। आप सुरक्षित हैं? जी सर। ठीक है, अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम मोहित पंचोली है। मैंने अपनी 10th सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से की है। मैंने अपनी 12th भी सेंट जेवियर्स जयपुर से ही की है। और बीटेक मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से कंप्लीट की है। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी हॉबी चेस खेलना है सर। तो सिविल सर्विसेज की कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं? कई तरह की सिविल सर्विसेज होती हैं। जी सर। सर, इसमें IAS एंड RAS सर्विसेज ओनली। अच्छा, दोनों की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। इस सिविल सर्विसेज का उल्लेख संविधान में है कहीं? सर, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 311 के तहत सर ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन्ड है सर। और स्टेट किसी इसका कहीं उल्लेख संविधान में नहीं है? सर, 315 आर्टिकल के तहत। क्या है? सर, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सर, IAS, IPS एंड IFS। IFS कौन सी? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट सर्विस। यस सर। अच्छा, 2 शब्द यूज किए जाते हैं। एक फॉरेस्ट जंगल यूज किया जाता है, एक वन यूज किया जाता है। ठीक है सर। क्या होते हैं फॉरेस्ट और जंगल में, क्या फ़र्क होता है? सर, फॉरेस्ट सर अगर हम कैनोपी और ट्री कवर के हिसाब से देखें तो जो ग्रेटर देन 10% कैनोपी कवर होता है डेंसिटी वाइज, तो सर उसको इन जनरल फॉरेस्ट कवर में दिया जाता है, और उससे कम है तो वो वन में आएगा सर। वन में आएगा? सर, जहाँ तक वन को ही फॉरेस्ट कहते हैं। मैंने फॉरेस्ट और जंगल के बीच में अंतर पूछा आपसे। सॉरी सर। अच्छा, सेंट जेवियर से आपने पढ़ाई की है? कौन सर। थे ये सेंट जेवियर? सर, सेंट जेवियर्स सेंट फ्रांसिस जेवियर्स जो थे वो सोसाइटी ऑफ जीसस फाउंड हुई थी 1598 के करीब। जो पोर्चुगीज से यहाँ पे आए थे, मिशनरीज थे, और सर उन्हीं के बेसिस पे सर उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस फाउंड किया था सर, उन्हीं के नाम पे। तो इनका भारत में कोई योगदान है? बहुत सारे स्कूल हैं इनके नाम पर। सर, मिशनरीज के सर बेसिकली जो मिशनरीज जो है इन्होंने, उनके लिए सर इनका योगदान माना जाता है सर। तो भारत के समाज में कोई योगदान ऐसा नहीं है खास? सर, इनका जन्म, इनका समय, टाइम पीरियड क्या था इनका? सर 1598 के करीब ये यहाँ इंडिया में आए, तो लगभग 1570 के आसपास सर इनका डेट ऑफ बर्थ है सर। तो मिशनरी के अलावा इन्होंने भारत में कुछ नहीं किया? सर, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पता है सर अभी की। अच्छा, ठीक है। आपने बीटेक किया है ना? जी सर। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 बेसिक डिफरेंस है। एक तो इलेक्ट्रिकल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स और साथ में होल्स एक डेफिनेशन होती है सर। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम सिर्फ पावर फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज़, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को उसको मॉड्यूलेट करके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स में। बातचीत से आप इतने इंटेलिजेंट, इतने शार्प कैंडिडेट लग रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद एक टेक्नोक्रेट, बहुत अच्छा टेक्नोक्रेट देश खो देगा। नहीं सर, इसमें ऐसा है कि जो आज के टाइम में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी टेक्नोलॉजी को काफ़ी योगदान है। वो तो कोई भी साधारण व्यक्ति सीख के कर लेगा, लेकिन जो नॉलेज आपके पास है, NIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई की है, वह तो हर कोई नहीं कर सकता। प्रशासन तो कोई BA या MA करने वाला, BSc करने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, करते भी हैं लोग, शानदार तरीके से करते हैं, लेकिन हर कोई टेक्नोक्रेट तो नहीं कर सकता। तो आप क्यों एक अच्छा टेक्नोक्रेट देश से छीनना चाह रहे हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि सर जब मैं फाइनल ईयर में था तो उस टाइम तक मतलब इलेक्ट्रिकल में काफ़ी अच्छा योगदान दिया मैंने, मतलब जो भी अपना कमिटमेंट था पूरा वो किया। अब मैं इस फील्ड में एंटर करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ सर। मैं इस फील्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप आना क्यों चाह रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इंजीनियर बनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? जी सर, इलेक्ट्रिकल को सर प्रोफेशन की तरह चूज़ नहीं किया था सर इन द बिगनिंग सर, 12th में। तो 12th में तो आपने प्रशासन को भी चूज़ नहीं किया था? जी सर, उस टाइम फिज़िक्स में इंटरेस्ट था तो उस फील्ड में चले गए, लेकिन यहाँ जाने के बाद पता चला, जैसे जॉब भी लगी थी लेकिन ज्वाइन नहीं किया। वहाँ जाके ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सर्व नहीं कर सकता था सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खुद को ही सर्व करता सर मैं वहाँ पे रह के। तो इस वजह से सर मेरा रुझान इस तरफ आने का हुआ। आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं बस, इसलिए RS में आना चाह रहे हैं? जी सर। और कोई वजह नहीं? सर मेजर रीज़न यही है सर। माइनर रीजन क्या है?
सर माइनर रीजन ये है कि सर एक विलेज मॉडल जो मतलब दिमाग में है कि एक विलेज मॉडल को डेवलप करूं, तो एक सर उसको लेके भी सर ये स्टेप है एक मतलब कि इस तरफ आने का। कितने गांव हैं राजस्थान में इस समय? सर लगभग 44692 विलेजेस। और पूरे हिंदुस्तान में? सर अभी उसका आइडिया है सर। ठीक है। मोहित, जी सर। जयपुर में एकमात्र सूर्य मंदिर है, कहाँ पर है वो? सर गलता कुंड में। ठीक है। झाड़साई सिक्के क्या हैं? सॉरी सर। झाड़साई सिक्के, ठीक है। ये बताइए कि अगर मैं 12 वोल्ट के ऊपर कोई गैजेट ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिकल्स में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा? सर वोल्टेज का सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से यूजुअली लेन देन नहीं है, बट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत माइनर वोल्टेजेस पे काम करता है, तो सर इसको हम इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी में डालेंगे सर। अगर मैं किसी डीवीडी प्लेयर को चलाता हूँ तो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, अपनी गाड़ियाँ भी 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसको कंसिडर करूँगा या इलेक्ट्रॉनिक्स में? सर अगर हम पर्टिकुलर बैटरी की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि वो पावर जो जनरेट कर रही है, और जो उसमें जो डिवाइसेस लगे हुए जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो हम ऐसा देखते हैं कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जी सर, वहाँ इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं यूज़ करते फिर हम? सर वहाँ पे जो पावर फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज़ की, सर उसके बाद जो मॉड्यूलेशन हो रहा है फ्रीक्वेंसीज़ का, सर जब भी चैनल्स आ रहे हैं तो सर वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वजह से, और सर उसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं सर उसकी वजह से वो अक्सर हम देखते हैं कि यूएसए और यूरोप में 60 हर्ट्ज़ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जी सर। इसका क्या कारण है जबकि भारत में 50 हर्ट्ज़ पे काम कर रही है? सर ये जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने प्रोटोकॉल सेट कर दिया था 50 हर्ट्ज़ का, एंड सर 60 हर्ट्ज़ में ट्रांसमिशन लॉन्ग रेंज होगा लेकिन लॉसेस भी होंगे, बट सो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है तो वो बियर कर सकती है सर। कम से कम कितनी चाल में हम किसी को चेक और मेट दे सकते हैं? सर मिनिमम 2 है सर। 2? यस सर। फिर से देखिएगा एक बार। ओके सर। चलिए ये बताइए कि भारत में टीबी सबसे ज़्यादा है। भारत के द्वारा एक स्वदेशी टेस्ट जो WHO ने भी वेरीफाई किया है और ऑथेंटिफाई किया उसको कि ये बिल्कुल सही है, कौन सा टेस्ट है वो? सर इन टर्म्स ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। सॉरी सर। 10 के नोट पर हम किसकी फ़ोटो छपी हुई देखते हैं? सर 10 के नोट गांधी जी की। गांधी जी की। उनके अलावा गांधी जी तो सब पे नज़र आते हैं। हाँ सॉरी सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जब लाइट किसी भी लाइट जब एक फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे फॉल होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं सर, उस फिनोमिना से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सर, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया है। मोटर के बारे में जैसे आप जानते हैं, लेकिन डीसी मोटर को हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं? सर डीसी मोटर को जैसे कि मेट्रो जो हमारी जो लार्ज पावर जहाँ पे लार्ज लोड हो, हैवी लोड हो, तो सर उस केसेस में हम सर डीसी मोटर का यूज़ कहाँ पे लेंगे? सर जैसे कि रेलवेज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, और सर जो ड्राइव्स होते हैं जैसे क्रेन, सो सर उन सब एप्लीकेशंस में, हैवी एप्लीकेशंस में सर डीसी मोटर यूज़ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर का, और जो बेसिक प्रिंसिपल है मोटर का, सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो सर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आज जनरेट हो रही है सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किनकी देन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सर ये फैराडे, माइकल फैराडे की देन है। सिर्फ फैराडे की है? सर उनके अलावा सर और भी साइंटिस्ट है जैसे ओम्स, टेस्ला। विराटनगर का क्या महत्व है जयपुर रीजन में? सर विराटनगर, चलिए एक और बताइए, वायरलेस चार्जिंग जो सबसे कॉन्सेप्ट नया है, फास्ट चार्जिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? सर वायरलेस चार्जिंग में हम कुछ भी वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ही बिना कोई केबल के सर चार्जिंग प्रोटोकॉल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मोहित जी सर। आप जानते ही हैं कि अभी देश में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यस सर। तो लगभग कितने प्रतिशत उसका हिस्सा है जो राजस्थान से होकर गुजरेगा? सर मैं उसके शॉर्ट नहीं हूँ, लेकिन सर 23% कह रहा हूँ सर। 23% क्या? Yes, चलिए एक थोड़ा सा फैक्चुअल ना पूछकर कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है राजस्थान के लिए? सर DMIC और जो डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तो बूस्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का बूस्ट करेगा सर, इंडस्ट्रियल हब की तरह काम करेगा सर, ग्रोथ पोल की तरह काम करेगा, और सर उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करेगा, और सर कनेक्टिविटी जो कि हम दिल्ली से स्टार्ट होकर नावाशेवा तक जा रहे हैं मुंबई में, तो सर ये पोर्ट कनेक्टिविटी इंक्रीज करते हुए हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करने की कोशिश करेगा। चलिए मतलब ऑलमोस्ट अगर इसका समअप किया जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करेगा ये। जी सर। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्राइम में क्या संबंध है?
इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पर हमने देखा है कि क्राइम जैसी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ठीक है। लोगों के पास, लोग पलायन तो कर लेते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको डिसेंट जॉब नहीं मिलती तो उनके वजह से सर वो क्राइम रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं सर वहाँ पे। इंक्रीज होने लगते हैं। Yes, तो sir. क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे देश में? सर या हाल कहीं ना फिलहाल- कहीं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में या उसके इम्प्लीमेंटेशन में खामियां हैं? सर इंडस्ट्रियलाइजेशन में सर हम देख रहे हैं कि जैसे हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो सर अभी हाल फिलहाल हम जो है एक एनवायरमेंटल फैक्टर भी साथ में लेके चलते हैं, पर इतना अभी नहीं है क्योंकि हम डेवलपिंग है। उसके साथ साथ सर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं फ्लॉ है। लेकिन जैसे कि अभी रिसेंटली मोदी जी ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 102 लाख करोड़ का भी इंट्रोड्यूस किया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सर इंडस्ट्रियल हब की तरफ हम देख सकते हैं सर इंडिया को। चलिए, जैसे कि अभी फिलहाल आप इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं इंडिया के, आप देख ही रहे होंगे, ज़रा पढ़ ही रहे होंगे इसके बारे में। कोऑर्डिनेशन इंडिया के साथ मिलके 3 देशों ने मिलकर बनाया है, जी सर। और उसी के विरोध में अगर देखा जाए काउंटर करने के लिए चाइना भी एक क्वाड बना रहा है। ओके सर। ठीक है, तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं जिस क्वाड में चाइना, टर्की, मलेशिया और हो सकता है कि पाकिस्तान भी हो? जी सर क्वाड जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का एक समूह है, और सर वो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के लिए बेसिक जो कनेक्टिविटी है उसके लिए डील करने की बात है। सर जब हम चैलेंजेस देख सकते हैं तो वो चाइना की जो एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे क्वाड से चाइना की जो क्वाड को जी क्या सर। चैलेंजेस मिल सकते हैं? सर एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ऑयल, उनके लिए उनको लेके चैलेंजेस हैं सर। पोर्ट कनेक्टिविटी के थ्रू स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हो सकते हैं। साउथ चाइना सी में सर वो एक अपना मोनोपोली साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो सर उसके तहत हमको चाइना को चैलेंजेस हो सकते हैं। और सर उसके अलावा क्या हमारी जो गल्फ डिप्लोमेसी चल रही है लाइक चाबहार और देशों के साथ, क्या उसके लिए भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि टर्की ज्वाइन करेगा तो उसमें भी कुछ हमें चैलेंजेस मिल सकेंगे, नहीं मिल सकेंगे? जी सर हमारे जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और अशकाबाद एग्रीमेंट भी है, और सर हम वेस्ट की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और सीपैक जो है वो हमारा अभी भी चैलेंज बना हुआ है। तो सर चैलेंजेस इंडिया के लिए भी है और चाइना के लिए भी है सर। अच्छा, लुक ईस्ट पॉलिसी कौन लेकर आए थे? सर आई एम नॉट श्योर सर। अब हमने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर दिया, जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? सर लुक ईस्ट से हम एंगेज डेमोक्रेसी से होकर स्ट्रेटेजिक डेमोक्रेसीज की तरफ बढ़ रहे हैं सर। जैसे कि ट्राइलेटरल हाईवे हो गया, BBIN प्रोजेक्ट हो गया, और आसियान के साथ कनेक्टिविटी हो गई। तो सर ये सर सारे पार्ट्स हमारे लुक ईस्ट के तो कहीं नहीं आपको लगता कि जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं और हम RCEP का मेंबर नहीं बनते हैं और पैक्ट साइन नहीं करते हैं, जी तो सर। कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी वीक दिखती है? नहीं सर इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा बोला जाता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और नेबर्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो सर किसानों को हित में ध्यान रखते हुए सर हमने ये स्टेप लिया है, क्योंकि सर जो एग्रीमेंट था RCEP में उसमें सर डेयरी प्रोडक्ट्स का लेके FTA को साइन नहीं हुआ था, उस वजह से सर हमने इसको साइन नहीं डेयरी, टेक्सटाइल, जी सर। 2-3 चीज़ें और थी। जी सर। आपको नहीं लगता कि हम लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है और देशों के साथ FTA करने की? और जब भी हमने किसी देश के साथ FTA किया है तो हम ही घाटे में रहे हैं, हमें ही ट्रेड डेफिसिट रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको ध्यान में रखते हुए RCEP से हट गए? सर कहीं ना कहीं ये रीज़न है, क्योंकि सर जो जितने भी हमने FTAs 14 नेशंस के साथ साइन किए हुए हैं, उसमें जो एशियान है सर, एशियान के साथ हमारा काफ़ी ट्रेड डेफिसिट है, तो सर ये एक भी रीज़न है सर उसके। इकोनॉमिक यूनियन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है? सर इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक स्टेप और ऊपर है सर मेरी नज़र में। इकोनॉमिक यूनियन ऊपर है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऊपर है? सर अभी रिवीजन नहीं कोई है देश के बीच में इकोनॉमिक यूनियन हो, उसको कुछ एग्जांपल देना चाहें आप? सर इकोनॉमिक यूनियन तो कंपोनेंट्स क्या हैं? सर जैसे कि हम जो टैरिफ रेट्स है उनको सर ज़ीरो उनको मिनिमाइज़ कर सकें। चलिए कोई बात नहीं। आप चेस भी खेलते हैं ना? जी सर। चलो, शतरंज एक बड़ा दिलचस्प खेल है, जी है ना? सर। तो आज अगर हम ब्यूरोक्रेसी को देखें तो किस किरदार से अगर चेस के वो प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है? सर चेस में सर किंग मेकर जो देखा जाता है, तो सर किंग, क्या ब्यूरोक्रेट किंग मेकर्स हैं? सर ब्यूरोक्रेट्स तो सर इम्प्लीमेंटर्स है केवल। तो चेस में अगर भूमिका देखी जाए तो सबसे बेस्ट कौन सा है जो आपको आज के समय पर ब्यूरोक्रेट्स का रोल निभाते हुए दिखाई दे? सर क्वीन मैं समझता हूँ सर। क्वीन? यस सर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर प्राइम मिनिस्टर किंग। किंग? यस सर। पक्का? जी सर। हाथी का क्या रोल है चेस में? सर हाथी स्ट्रेट जो भी फॉलो होता है स्ट्रेट फॉलो करता है सर। स्ट्रेट फॉलो करता है। जी। आपको नहीं लगता कि आज के परिदेश में चेस में हाथी सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करता है? जहां कहा जाए वहीं सीधे सीधे चलते रहो।
नहीं सर, मेरा मानना है क्वीन की तरह सर, जो मिनिस्ट्रियल अप्रोच, मिनिस्ट्रियल प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ में ब्यूरोक्रेट्स है वो अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव्स लेते हैं और सर अच्छी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन करवाने में योगदान देते हैं सर। गुड, चलिए मोहित जी सर। आप हिमाचल प्रदेश से पढ़ाई लिखाई आपने की है। जी सर। हर जगह की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। जी सर। और राजस्थान के आप रहने वाले भी हैं। जी सर। तो हिमाचल प्रदेश से 3 चीज़ें जो राजस्थान को सजेस्ट करना चाहेंगे आप, और राजस्थान की 3 चीज़ें जो हिमाचल प्रदेश को सजेस्ट करना चाहेंगे, वो कौन कौन सी होंगी? सर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो जो लिटरेसी रेट है और वहाँ पे जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। हो गया सर। उसके अलावा सर वहाँ जो मिलजुल के जो एक रहने का है सर, उनको मतलब ग्लोबलाइजेशन ने इतना अभी इफेक्ट नहीं किया हुआ सर। वो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। लोकलाइजेशन को हम राजस्थान को सौंप सकते हैं। और जी सर। और सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ सर वो जो नेचर है उसको भी कंजर्व करते काफ़ी, उसके लिए काफ़ी। और राजस्थान की कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप सौंपना चाहेंगे उसको? सर राजस्थान में एक जो कल्चर है यहाँ का, जो यहाँ का हेरिटेज है सर, उस तरीके का अगर वहाँ पे कुछ अभी हो सके तो सर एक मैं वो उस चीज़ में फेवर करूँ। तो वहाँ पे हेरिटेज नहीं है हिमाचल में? सर वहाँ पे नेचुरल ज़्यादा है सर, इन टर्म्स ऑफ राजस्थान नहीं है सर। राजस्थान का काफ़ी वाइड है हेरिटेज इन टर्म्स ऑफ। ठीक है सर। गवर्नेंस की बात की जाए तो राजस्थान जो है एक काफ़ी लार्ज स्टेट है, तो सर वो काफ़ी अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है हिमाचल में सर एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। जो राजस्थान का जो एरिया है जो देखा जाए सर, जैसे कि हिमाचल की पॉपुलेशन है वो अराउंड जयपुर की पॉपुलेशन है। तो हिमाचल जितना है उतना ही रहेगा। जी सर। वो राजस्थान से सीखने के लिए अपना क्षेत्र तो बढ़ा नहीं लेगा। जी सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको लगता है कमज़ोर है, हाँ या ना? सर कहीं ना कहीं सर वहाँ ठीक है, 2 बातें हो गई। और सर एक तीसरा लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहूँगा सर वहाँ पे ओवरऑल। कितनी है लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश की? सर अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। राजस्थान की कितनी है? सर राजस्थान की 66%। तो इससे कम है या ज़्यादा है वहाँ पे? सर इससे कम है सर। इससे कम है सर वीमेन की ज़्यादा है सर। लेकिन ऐसा क्यों है? सर वहाँ वीमेन को सर मतलब वीमेन ऐसा क्या किया गया है कि वीमेन एम्पावर्ड हो गई है वहाँ पे उस जगह पे? सर वीमेन जैसे कि जो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक हम टर्म समझते हैं सर, जो हॉर्टिकल्चर है वहाँ पे सर वीमेन का रोल रहता है सर, तो वहाँ की इकोनॉमी में वीमेन का काफ़ी रोल है सर। ठीक है, इस वजह से वो शिक्षित होती जा रही हैं, साक्षर होती जा रही हैं। जी सर। अच्छा, साक्षरता ज़रूरी है या शिक्षा ज़रूरी है? शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों अलग अलग बातें हैं कि? सर दोनों डिफरेंट। क्या है? सर केवल पढ़ लेना वो हमारे लिए साक्षरता हो गया और शिक्षित हो गया, और साक्षर होना कि हम समझ भी सकें और हमारे परिस्थितियों को भी हम सकें सर। तो वो क्या शिक्षित व्यक्ति ज़रूरी है कि साक्षर हो हमेशा? सर अभी मैं सर टर्म्स के लेके कंफ्यूज हूँ, सॉरी सर। अच्छा, एक टर्म आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है अखबारों में, हीट वेव, नाम सुना होगा आपने। क्या होता है हीट वेव? सर हीट वेव्स जो IMD डिफाइन करता है सर, उसमें जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स है टेम्परेचर है प्लेन एरियाज़ में, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हिली एरियाज़ में है, अगर वो रीच करता है तो सर जो वेव्स चलती है, और साथ ही साथ अगर एब्रप्टली 6 to 7 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो सर उसको हीट वेव्स टर्म करते हैं। तो ये एक दिन के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी हो जाए तो उसे हीट वेव घोषित कर देंगे? सर 3 दिन तक, मिनिमम 3 दिन तक चलना जरूरी है सर ऐसा। क्या इसे आपदा के अंतर्गत रखा गया है सरकार के द्वारा? सर हीट वेव्स सर जो डिजास्टर है उसमें सर क्लासिफाइड है सर। क्लासिफाइड है? जी सर। श्योर है? जी सर। तुक्का लगा रहे हैं? नहीं सर जो नेशनल डिजास्टर है उसमें उसके लेके प्रयास चल रहे हैं कि उसको नेशनल में क्लासिफाई किया जाए, लेकिन सर वो स्टेट में डिजास्टर में। अच्छा ठीक है, तो फिर स्टेट ने इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस भी बनाए होंगे? जी सर। क्या है प्रोविजंस वो? सर इसमें हम मेजर जो इश्यूज देख सकते हैं वो है प्लांटेशन, जैसे हम कर सकते हैं सर, ग्रीन कॉरिडोर की बात करी जा सकती है, साथ ही साथ सर जो आर्टिफिशियल रेन है उसको देखा जा सकता है, और सर जो हमारी जो कंस्ट्रक्शंस है उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है सर वो इस तरीके का हो सके कि हम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो पेंट है वो उसको टेम्परेचर मेंटेन कर सके सर। ठीक है, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आप एक पुलिस सर्विस में ज्वाइन करते हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आप थाने में बैठे हैं, आपके पास एक फ़ोन आता है कि किसी सिनेमा हॉल में आग लग गई। जी सर। गाड़ी में बैठते हैं आप सिनेमा हॉल की तरफ जाने के लिए, इतने में खबर आती है कि कहीं पर 10 लोग तालाब में डूब रहे हैं। वो फ़ोन आप रखते ही हैं, तब तक पता चलता है कि शहर में ही कहीं दंगा भड़क गया है। तो तीनों जगह में किसको प्रायोरिटी देंगे और क्यों देंगे? सर तीनों ही सिचुएशंस काफ़ी ग्रेव है और जनहानि का इसमें तीनों में ही है। तो सर जो प्रायोरिटी बेसिस में सर प्रायोरिटी तो ये रहेगी फ़ोन कॉल करके जो भी है नियरेस्ट जो स्टेशंस हैं उनको सर
तो कैसे, किसको सबसे पहले क्या फ़ोन करेंगे? सर सबसे पहले जैसे डिज़ास्टर जो भी फायर जो है उसके लिए सर नियरेस्ट जो भी होगा थिएटर के पास उनको कॉल किया जाएगा। ठीक है सर दंगे के लिए सर एक तो इन्फॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में करके जो न्यूसेंस फैला रहे हैं या व्हाट्सएप है उसकी तरह उनको एक तो ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ 144 लगा के वहाँ की जो होगी असेंबली उसको डिसअसेंबल करने की कोशिश की जाएगी। और सर जो डूब रहे हैं उनको भी, क्योंकि एयर ऑक्सीजन की कमी है उसकी वजह से उनकी जो डेथ है वो ज़्यादा जल्दी हो सकती है, तो सर फिर मेरा फर्स्ट इंस्टेंट ये रहेगा कि मैं वहाँ जाके पहुँचूँ। और तो आपकी प्रायोरिटी फाइनली मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको पर्सनली विजिट करना है तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर सर पानी जो पहला पानी, जी सर, दूसरा सर दूसरे नंबर पे जो दंगे हो रहे हैं सर वो, और तीसरे नंबर पे फायर। जी सर। ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आओ भाई, बैठो 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 बैठो। थैंक यू सर। मास्क हटाना चाहोगे? हाँ सर। हटा लो। कैसा महसूस हो रहा है आपको व्यक्तिगत रूप से? हमारी जगह पे आप होते और अपना खुद का आकलन कर रहे होते तो आप क्या मानते हैं? सर ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट जो टर्म्स है जैसे लिटरेसी एजुकेशन सर उन पे फोकस करने की ज़रूरत है सर। एक जो हिमाचल और राजस्थान में सर वो कल्चर को और हम क्या सीख सकते हैं सर वो क्वेश्चन को हम ठीक है सर। उसके अलावा सर और जितना रिवीजन हो सके उतना बेस्ट है। देखो ये बहुत पोलाइटनेस वाली बात होती है यार, जितना पढ़ सकते हैं सर और पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई का कोई अंत है? नो सर। नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें तो जीवन भर चलती रहेंगी। मरते समय भी थोड़ा सा लालच आता है कि एक किताब पढ़ के ही मरते, ठीक है ना। तो ये सब अलग चीज़ें हैं। वैसी कोई कमी है नहीं। इंटरव्यू कब है आपका? सर 9th। तो अगर आप आज से सोना चाहें और 8 तारीख को उठ के 9 को इंटरव्यू भी देना चाहें तो आप तैयार हैं, ठीक है ना। कुछ ना भी करें, ऐसे भी आप चले जाएं और ये परफॉर्मेंस आपका वहाँ रहता है, ठीक है सर। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे अधिक मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स में से आप एक होंगे। थैंक यू सर। मेंस आपका अच्छा ही गया होगा? अच्छा गया है ना। तो ये पहला इंटरव्यू आपका? यस सर। आप आखिरी बनाना चाहते होंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से दायित्व आप ही का है, ठीक है। और दायित्व जैसा आपने यहाँ पे निभाया, अगर ये निभा पाए, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर ही रखते हैं, ठीक है सर, है ना, ताकि वहाँ पे जाके कोई घबराहट, अकुलाहट, बेचैनी ना हो। तो ऐसा भी लेवल आप मेंटेन कर पाएँ तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू सर। अगर कम्युनिकेशन पार्ट पे बात करें तो एंट्री आपकी शानदार है, अच्छी है। आप एंटर करते समय ऐसा कर सकते हैं कि जो सूट का आपका बटन है ना, इसको या तो एक ही बटन के साथ आप एंटर करें या बटन खोल के ही आप आएँ। ठीक है सर। आके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एंटर कीजिए, जैसी आपकी आवाज़ है, वॉइस है, ग्रिट कीजिए। थोड़ा सा एक आध नंबर और बढ़ाने अगर हो तो तीनों मेंबर, चारों मेंबर, जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे इंडिविजुअली ग्रिट कीजिए सबको, ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप बैठते हैं, परमिशन आमतौर पे मिल ही जाती है, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट के बटन एक बार खोल के बैठिए तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। बैठते समय वैसे बटन खोलना ही ठीक रहता है। हाँ, और पीछे थोड़ा सा होके बैठिए आप। हाँ सर। हाँ ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। मतलब वो क्या है ना कि वो बटन दब जाता है, वो आप सामने शीशे में देखिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अभी ठीक है, आप रिलैक्स भी लग रहे होंगे। हाँ सर। है ना, दबे दबे से, बंदे बंदे से लग रहे थे। उसके बाद वहाँ पे टेबल होता है बहुत बड़ा, उसके नीचे आपके हाथ पैर सब सुरक्षित रहते हैं, कुछ दिखता नहीं है किसी को। तो हैंड मूवमेंट वाला सवाल नहीं है। हैंड अगर सामने दिखे या नौबत आए दिखने की तो कोशिश कीजिएगा कि क्लैप्स ना हो, हैंड ऐसे रहे। क्लैप्स करना पाप नहीं है, लेकिन उससे अच्छा होता है कि ये सीधा रहे थाइस पे, है ना। उसके बाद बीच में थोड़ी सी जो मुझे थोड़ी अकवर्ड, अब मुझे कमी निकालनी है इसलिए निकाल रहा हूँ मैं। जैसे कहीं कहीं किसी किसी प्रश्न में मैंने देखा कि आप होंठों को दांत से चबा रहे हैं। ये आपकी स्वाभाविक आदत भी हो सकती है, लेकिन ये सामने से देखने पे बुरा लग रहा है ना। अगर मैं आपसे बात करूं और होंठों को दबाता रहूं, ठीक है सर, या जीभ अपने होंठों पर फिराता रहूं तो ये ठीक नहीं लगता है थोड़ा सा। ठीक है सर। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप 7-8 दिन में ठीक कर लीजिए, ताकि कम से कम 25-30 मिनट बिना इन हरकतों के आप गुजार सकें। बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है, बाकी आदत इतनी जल्दी बदलती नहीं। सॉरी कहने के तरीके थोड़े से 1-2 और आप इनोवेट कर लीजिए। सॉरी हालांकि बहुत कम मौके आए जहाँ पर आपको करना पड़े, कहना पड़ा, लेकिन एक आध मौके अगर आप ढूंढ लेते हैं सॉरी कहने के तो आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, इससे आपको पोलाइटनेस और लर्निंग एटीट्यूड ही सामने जाता है ना।
तो ये बात हो गई। तीसरी बात, जो हिमाचल और राजस्थान जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन आपके तथ्यात्मक जानकारी के लिए नहीं पूछे जाते, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि यहाँ बैठकर आप कितना सोच पा रहे हैं। ठीक है सर। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिसको किताब में तो मिलेगी नहीं है। तो आपने ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा ऑब्जर्व किया आपने, और कितना अच्छा इस समय उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन भी जो आपको हमने दिया, वो सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपका शानदार था, आपने अच्छा हैंडल किया। हीट वेव वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, वो भी आपने अच्छा किया। सारे डायमेंशन के क्वेश्चन लगभग आपसे पूछ लिए गए, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, टेक, ज्योग्राफी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, कहीं पर हमें कोई कमी नहीं लगी। आपका अपना सब्जेक्ट भी तैयार है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी तैयार है, ठीक है ना? ओके सर। तो इसी तरीके से आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत ज़्यादा बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत शानदार हैं और बहुत शानदार करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।